Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों. आज बच्चों we are going to read a very interesting topic and most of the questions is asked from this topic, that is colligative property. है ना, हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है What are colligative properties? Colligative properties क्या होती हैं, है ना. Our question was what are colligative properties? गिव एग्जाम्पल. क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको समझाइए. तो बच्चों सुनो, दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन नॉट ऑन इट्स नेचर. इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, उसके नेचर पे नहीं. हमने पानी में घोला है, इट मे बी ग्लूकोज, इट मे बी सोडियम क्लोराइड, इट मे बी सुक्रोज, शक्कर हो सकती है. तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, इसके आंसर में ये कह सकते हैं कि दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on number of moles of solute, which depends on number of moles of solute present in solution and not on its nature, called colligative property, called colligative प्रॉपर्टीज. ऐसी प्रॉपर्टीज जो उस सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये 4 टाइप की होती हैं. पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, पहला एग्जांपल है या पहली प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. भाई कोई पूछे कि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है. बच्चों जो प्योर सॉल्वेंट होता है, जो पानी होता है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन उसी पानी में यदि हमने शक्कर मिला दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया. तो वेपर प्रेशर में जो कमी आई है ये किसके कारण आई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अगर कोई शॉर्ट में पूछे कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, तो विल से दैट कि इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन इट्स नेचर. भाई पानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम है. उसी पानी में अगर हमने शक्कर मिला दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. तो बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ोतरी हो रही है वो किसके कारण हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कारण. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तीसरा है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और चौथा है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर. तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो बच्चों हम कह सकते हैं दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन इट्स नेचर इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. कितनी होती हैं? 4. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, पॉज करिए और फिर इसे नोट करिए. अब बच्चों एक एक करके हमें पढ़ना है कि आखिर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों होती है. सपोज करिए पहला हमसे क्वेश्चन किसी ने पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एलिवेशन इन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाई relative lowering of
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is a colligative property, is a colligative property। भाई किसी ने हमसे पूछा कि भाई आप ये बताओ कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो कमी आती है इसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं। देखिए आपको याद हो बच्चों, मैंने आपको राउल्स लॉ पढ़ाया था, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। जब मैंने आपको राउल्स लॉ पढ़ाया था बच्चों, तो मैंने आपको पढ़ाया था अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के हिसाब से यदि अपन देखें तो हम क्या लिखते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, है ना। पी नॉट ए की जगह पर हम एस भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस, ये भी लिख सकते हैं। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये जो होता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं हम, ये कौन से लॉ से आया, ये राउल्ट लॉ से आया। किससे आया, राउल्ट लॉ से। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक्स बी को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्स बी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलते हैं बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो राउल्ट्स लॉ है बच्चों, इससे हमारी कौन सी चीज़ क्लियर हो रही है बताइए। राउल्ट लॉ से हमारी कौन सी चीज़ क्लियर हो रही है। राउल्ट लॉ से हमारी ये चीज़ क्लियर हो रही है कि किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो कमी आती है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जहाँ भी बी होगा। देखिए कल भी मैंने आपको लिखा था, जहाँ ए लिखा होगा दैट विल बी सॉल्वेंट, जहाँ बी लिखा होगा दैट विल बी सॉल्यूट। तो यहाँ पर हम ये देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगी। यानी हम ये कह सकते हैं दैट इज डिपेंड्स ऑन number of moles of solute, number of moles of solute present in solution, number of moles of solute present in solution। यानी जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। यानी किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। देयरफॉर वी कैन से relative lowering of vapor pressure of solution, relative lowering of vapor pressure of solution is a colligative property। तो यदि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि why relative lowering of vapor pressure of solution is a colligative property, तो हमें राउल्ट्स लॉ लिखना है, इसकी कंडीशन लिखना है और बताना है चूंकि कमी जो हो रही है that is depends on mole fraction of solute, यानी number of moles of solute present in solution। That's why we can say relative lowering of vapor pressure of solution is a colligative property। नोट कर लीजिए बच्चों, is a colligative property। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कभी कभी हमसे ही पूछा आता है कि इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से यानी रिलेटिव लोअरिंग से सॉल्यूट का मोलर मास निकालिए, या उसके मोलर मास का क्या फार्मूला होता है। यानी हम कह सकते हैं डेराइव रिलेशन फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसकी इक्वेशन निकालिए, किसकी मदद से निकालिए, तो ये हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। भाई क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन के रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मदद से आप जो है सॉल्यूट के मोलर मास को फाइंड आउट कीजिए।
अब बच्चों इसको हम कैसे करेंगे देखना, आपको याद हो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। भाई राउल्ट लॉ से हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। भाई हमें मालूम है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी कुछ देर पहले कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हमें मालूम है। अब बच्चों इक्वेशन 1 हो गई, हमें मालूम है कि सिंस एक्स बी बराबर होता है एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, तो एक्स बी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। बी मतलब सॉल्यूट, मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हम बी लिखेंगे वो होगा सॉल्यूट और जहाँ भी हम ए लिखेंगे वो होगा सॉल्वेंट। ऊपर बच्चों सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और नीचे जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी है, दोनों है। अगर बच्चों मान लीजिए हम इस कंडीशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट ही नहीं, जो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो, तो बच्चों अगर पानी बहुत ज़्यादा होगा तो उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा पता चल पाएगी कि नहीं पता चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। भाई मान लीजिए 50 लीटर आपका पानी है और उसमें 2 ग्राम शक्कर है, तो क्या होगा भाई, जो सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हम उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एन बी इज़ वेरी वेरी लेस देन एन ए, तो एन ए को हटा दो तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, है ना, यहाँ से देखिए बच्चों पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, ऊपर केवल एन बी बचेगा और नीचे एन ए बचेगा, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो एन बी है उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि पानी के अंदर जो सॉल्यूट है वो बहुत कम होगा। चलिए अब इसकी वैल्यू रखें। बच्चों हमें मालूम है कि एन ए बराबर होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, मास ऑफ सॉल्यूट, जहाँ डब्ल्यू का मतलब होता है बच्चों मास और एम कैपिटल एम का मतलब होता है मोलार मास, मोलार मास। तो एन ए बराबर क्या होगा बोलो, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और अगर एन बी लिखें बराबर तो क्या होगा, ये होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो एन ए और एन बी की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, पेपर में वही तो पूछा हमसे। तो हम अब क्या करेंगे, एम बी इज इक्वल टू, एम बी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस। बच्चों ये जो फार्मूला है हमारा, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। जब हमें न्यूमेरिकल होगा, हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्योंकि ये सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें दी रहेंगी तो हम मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि डिराइव रिलेशन फॉर द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वी हैव टू डू लाइक दिस। ये जो बच्चों जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको आखिरी सेगमेंट में करवाऊंगा, तो वहाँ पे ये फार्मूला आपका यूज़ होगा। नोट कर लीजिए, पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट करिए। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों होता है, और दूसरा को मैंने बताया कि किस तरह से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की मदद से जो है हम सॉल्यूट के मोलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखिए, समझिए, अच्छे से करिए, दैट विल बी गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। चलिए साहब बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भाई पहली प्रॉपर्टी खत्म हो गई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दोनों चीज़ें मैंने आपको करवा दिया। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों जो हमारे पेपर में आ सकता है वो ये आ सकता है, व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाई एलिवेशन इन
वाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए पेपर में 1 या 2 नंबर में आता है तो बहुत ईजी है, 1 या 2 नंबर में आता है तो भाई पानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अगर उस पानी में हम शक्कर मिला देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब एक सोचने वाली बात है कि तिवारी सर शक्कर मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा, तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हम शक्कर मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए हमें ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो है एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पानी में शक्कर मिलाने पर या कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर जब वो सॉल्यूशन बन जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो कमी आती है, बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो एलिवेशन आता है, जो बढ़ोतरी आती है, ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मान लो पेपर में थोड़ा डिटेल में पूछा जाए तो कैसे करना है? देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, कि भाई तिवारी सर ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है ना। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the, बोलो बच्चों, atmospheric, becomes equal to the atmospheric pressure, है ना। किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर बराबर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाऊं। ये मैंने एक ग्राफ बनाया बच्चों, है ना, ये ग्राफ बनाया मैंने। इधर मैंने बना लिया Vp यानी वेपर प्रेशर और इधर मैंने बना लिया बॉइलिंग पॉइंट। इधर क्या बना लिया बच्चों? इधर मैंने बना लिया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इधर बढ़ता है, वेपर प्रेशर इधर बढ़ता है। एक जो मैंने लाइन खींचा, बहुत ध्यान से समझिए ग्राफ को, ये कब तक कि नंबर ज़्यादा हो आपके। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये फिक्स लाइन है, ये लाइन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। भाई कुदरत हम पर जो प्रेशर लगाती है वो 1 ATM लगाती है। अब देखिए मैंने 2 कर्व बनाए बच्चों, एक कर्व ये बनाया, एक कर्व ये बनाया। ये कर्व है हमारा AB और ये कर्व है हमारा CD। एक कर्व है AB, दूसरा कर्व है CD। अगर हम AB की बात करें तो AB जो लाइन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस वाले पॉइंट पे काट रही है। इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूँ X, ये यहाँ काट रही है। इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूँ B। यदि मैं आपसे पूछूं AB को हमने ऊपर क्यों रखा? क्योंकि ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आपको मालूम है प्योर सॉल्वेंट मतलब पानी, पानी के अंदर ज़्यादा वेपर बनती है इसलिए उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए हमने उसके ग्राफ को ऊपर बनाया है। नीचे वाला क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर जब हम नमक मिला देते हैं या शक्कर मिला देते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए हमने इसको नीचे बनाया। ठीक, अच्छा। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ हैपनिंग एट पॉइंट X, पॉइंट X पर क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे तिवारी सर पानी का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। पानी का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये प्योर सॉल्वेंट का यानी पानी का T0B प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ये जो तुम्हारा T0B होगा ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज हैपनिंग एट पॉइंट Y, तो आप बोलोगे तिवारी सर एट पॉइंट Y द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो पॉइंट Y होगा ये TB हो गया। TB मतलब ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आप कहोगे तिवारी सर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, प्योर सॉल्वेंट यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इस जगह पे वो वाटर है, पानी है, लेकिन जैसे ही आपने उस पानी के अंदर
कोई शक्कर मिलाया या नमक मिलाया, बन गया सॉल्यूशन। और जैसे ये सॉल्यूशन बन गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस आया वो आया डेल टी बी। डेल टी बी बराबर क्या होगा? टी बी माइनस टी नॉट बी। ये ज़्यादा है, ये छोटा है, तो ये जो आपका डेल टी बी होगा, ये जो डेल टी बी होगा मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ये डेल टी बी आपका कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम ये लिख सकते हैं डेल टी बी इज इक्वल टू, बड़ा ये है छोटा ये है, यानी टी बी माइनस टी नॉट बी। टी बी, डेल टी बी को क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चों मेरी बात सुनना, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ये जब प्रैक्टिकल किया गया बच्चों, तो प्रैक्टिकल करने वाले ने एक मोलल सॉल्यूशन बनाया। मोलल सॉल्यूशन बनाया, मोलर नहीं बनाया, मोलल। मोलल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम पानी लिया और उसमें शक्कर को डिसॉल्व किया। पहले उसने पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकाला, फिर उसने 1 किलोग्राम उसी पानी में शक्कर मिला दिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाला। उसने देखा शक्कर मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था। इसलिए उसने क्या किया, इस जगह पे एक चीज़, नई चीज़ लिखी। उसने लिखा डेल टी बी, ये जो बढ़ोतरी हो रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। डेल टी बी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है बोलो? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो मोलल सॉल्यूशन बनाया गया। तो इक्वेशन 1 से क्या क्लियर हो रहा है आपका? इक्वेशन 1 से ये क्लियर हो रहा है, दैट इज कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल टी बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यही तो क्लियर हो रहा है ना, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यही है इक्वेशन 1 क्या बता रही है कि भाई एलिवेशन इन जो बॉइलिंग पॉइंट है ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डिपेंड्स ऑन number of moles of solute, depends on number of moles of solute present in solution, depends on number of moles of solute present in solution। इसलिए हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों अगर आपके पेपर में कोई एक नंबर का क्वेश्चन पूछे कि वाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हम ये कहेंगे कि वाटर देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस एंड वी ऐड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वाटर, शक्कर या नमक कुछ भी, देन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड। एज देयर बॉइलिंग इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यदि आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो आपको इस तरह से बताना पड़ेगा पूरा। नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला बच्चों, कभी कभी देखिए मैंने आपको अभी इससे पहले जो प्रॉपर्टी बताई थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उससे हमने एक फार्मूला डिराइव किया था और आई टोल्ड यू दैट कि दैट फार्मूला विल बी यूज्ड इन डिटरमाइनिंग दी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह से बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी हम जो है निकाल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन क्या है? डेराइव इक्वेशन टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किसकी मदद से? with the help of elevation in boiling point, with the help of elevation in boiling point। elevation in boiling point की मदद से आप जो है मोलर मास को फाइंड आउट करो। बच्चों अगर आप इक्वेशन देखें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखा था बोलो? डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ये लिखा था ना। डेल टी बी क्या था तुम्हारा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
डेल टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एम क्या है आपको मालूम है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेल टी बी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आएगा के बी इंटू एम, है ना। ये जो कांस्टेंट है आपका के बी, ये बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है ना। अगर कोई पूछे कि भाई के बी क्या है यहाँ पे, तो के बी को हम बोलेंगे मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। सर इसका नाम कैसे याद होगा, देखिए टॉपिक का नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन हटा दीजिए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, शुरू में मोलर लगा दीजिए और लास्ट में कांस्टेंट लगा दीजिए। तो ये हो गया डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। बच्चों जो एम होता है हमारा, सिंस एम इज इक्वल टू होता है एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। जो मोलैलिटी होती है ना, मोलैलिटी की इक्वेशन जो होती है उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो एम की वैल्यू को यहाँ रख दें, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एन बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब इसके बाद एन बी बराबर क्या होता है बच्चों, है ना, जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, है ना। अगला जो डेरिवेशन से यहाँ कर देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। एन बी बराबर होता है, यहाँ से देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, उसके आगे यहाँ आ रहे हैं अपन, उसके आगे अपन यहाँ आ रहे हैं। सिंस एन बी बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एन बी की वैल्यू रख दो तो हो जाएगा डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो एम बी को ऊपर ले जाओ, तो जब एम बी को ऊपर ले आएंगे तो एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो बच्चों ये एक फार्मूला है जो हमें पेपर के हिसाब से याद रखना है, जिस पर हमारे पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर। तो यदि हमारे पेपर में पूछा जाए कि डेराइव एन इक्वेशन टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बट विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। कोई दिक्कत, सीधा सीधा यहाँ से एक बार फिर समझ लीजिए, प्रोपोर्शनल टू एम, प्रोपोर्शनलिटी हटाया के बी इंटू एम, एम बराबर होता है एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000, एन बी की वैल्यू यहाँ रख दी, तो एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000, एन बी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन बी की वैल्यू पुटअप कर दी, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000, एम बी उधर लेगा, डेल टी बी नीचे हो गया। तो इस इक्वेशन से क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 2 से क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में हम क्या कर रहे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मदद से हम सॉल्यूट का बी का एम बी का मोलर मास जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगला है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। भाई फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है, कमी का मतलब ये हुआ कि पानी जो जमता है वो 0 डिग्री के आसपास जमता है ना, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम उसी वाटर में पानी डाल दें, सॉरी शक्कर डाल दें या नमक डाल दें, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। जो पानी पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रहा था, वही पानी अब -20 डिग्री सेंटीग्रेड या -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर शक्कर मिला देने से या सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिला देने से उसका बॉइलिंग, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर कोई आपसे एक नंबर में पूछे बच्चों कि व्हाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हम ये कहेंगे कि व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जब किसी सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट मिलाते हैं, देन देयर फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। देयरफॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, चलिए इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है बच्चों
कि वाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी होती है वो जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तिवारी सर ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? इसको ऐसे समझें कि आप लोगों के घर में भी फ्रीज होगा, हमारे घर में भी फ्रीज है। फ्रीज में बच्चों जब हम पानी को जमाते हैं तो 3 कंडीशन होती है। एक तो पानी जमता ही नहीं है, पूरा का पूरा वाटर रहता है। दूसरा, पानी थोड़ी देर बाद जम के पूरा का पूरा आइस हो गया, यानी वाटर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। एक स्टेज ऐसी आती है बच्चों कि ऊपर हल्की सी बर्फ़ की लेयर होती है और नीचे पानी होता है। ये बर्फ़ की लेयर बन गई और नीचे पानी होता है, उंगली डालोगे तो छेद हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सेम सब्सटेंस आर सेम। भाई है तो पानी ना, ऊपर पानी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, नीचे पानी लिक्विड में है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ की और पानी की, लिक्विड की, दोनों, सॉलिड की लिक्विड की, पानी वाटर 2 स्टेट में है, यहाँ सॉलिड स्टेट में है, यहाँ लिक्विड स्टेट में है। दोनों स्टेट में उसका वेपर प्रेशर बराबर होगा, तब ये कंडीशन आती है। और इस कंडीशन को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं क्योंकि यहाँ से कोई भी चीज़ जमना शुरू हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, दैट टेम्परेचर एट विच, दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बिकम सेम। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बिकम सेम। वो कंडीशन जिस पर सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कोई अगर आपसे पूछे बच्चों कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप ये कहोगे वो टेम्परेचर जिस पर किसी सब्सटेंस की सॉलिड और उसी के लिक्विड स्टेट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसके लिए भी बच्चों एक ग्राफ है, देखिए कैसे बनाएंगे। ये मैंने लाइन खींचा है ना, ग्राफ को ध्यान से सुनिएगा। ये तुम्हारी वेपर प्रेशर की लाइन हो गई, ये तुम्हारी फ्रीजिंग पॉइंट की लाइन हो गई। एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई फ्रीजिंग पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेने देना नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो ये था कि दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए हमने लाइन बनाई थी। यहाँ पे बच्चों 3 ग्राफ बनाएंगे, 1 ग्राफ, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ। देखिए 3 ग्राफ बन रहा है बच्चों, है ना। अगर आप इस ग्राफ को देखें गौर से तो यहाँ पे जो है ग्राफ जो है वो 3 लाइन बन रही है। पहला बन रहा है AB, दूसरा बन रहा है BC और तीसरा बन रहा है DE। तिवारी सर 3 क्यों बना है, आप समझाइए 3 क्यों बनाया। बच्चों 3 इसलिए बनाया क्योंकि जो AB है ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, जो पानी है वो सॉलिड फॉर्म में है। ऊपर वाला क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये पानी का वेपर प्रेशर है। नीचे वाला क्या है बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से समझिए कि ये 3 क्यों है। AB वाला जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, है ना, बर्फ है। BC क्या है, BC वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पानी का है वेपर प्रेशर, ज़्यादा होगा। उसके नीचे वाला क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि पानी के अंदर आप कोई चीज़ मिलाओगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्या पढ़ा है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो। तो बच्चों ये वाला पॉइंट देखो, अगर आप ये पॉइंट देखोगे तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो रहा है। सॉल्यूशन मतलब लिक्विड, सॉलिड सॉल्वेंट मतलब सॉलिड। इसलिए ये वाले पॉइंट का जो तुम्हारा नीचे जो बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ये आएगा TF,
TF क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TF कहलाएगा बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर आप यहाँ देखें, इस वाले पॉइंट पे देखें तो क्या हो रहा है? प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा T0F। T0F क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी पानी। बच्चों एलिवेशन में क्या हो रहा था? जब पानी था, वाटर था, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, लेकिन जैसे ही हमने उस पानी के अंदर हमने शक्कर मिला दिया था, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका पानी है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब पानी है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, और जैसे ही उस पानी में आपने शक्कर घोल के सोल्यूशन बना दिया, नीचे देखो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं हो रही है, पानी से सोल्यूशन में कमी हो रही है। ये जो कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा डेल TF। और डेल TF बराबर क्या हो जाएगा बोलो? T0F माइनस TF। T0F माइनस TF, क्योंकि यहाँ पे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है और पानी के अंदर शक्कर मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। इसको ऐसे समझे कि हमने अगर पानी को जमने के लिए रखा है फ्रीज में, इट विल टेक लेस टाइम टू फ्रीज, जल्दी फ्रीज, ये जो है ये 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा। लेकिन उसी पानी के अंदर अगर हमने शक्कर मिला दी है तो उसको फ्रीजिंग में टाइम लगेगा, क्योंकि अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये जो डेल TF है ये हो गया T0F माइनस TF। ये आपका डेल TF क्या कहलाएगा? ये जो है आपका डेल TF ये कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन का क्या हो गया बच्चों? ये हो गया डेल TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। मैंने आपसे क्या बोला था? बताओ मैंने आपसे क्या बोला था? बच्चों मैंने आपसे बोला था कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो भी कमी आती है, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है वो मोलरिटी पे डिपेंड करती है। क्यों भाई? क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो 1 किलोग्राम पानी ले आता है और उसमें शक्कर या कोई भी नमक मिलाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। M क्या कहलाता है बोलो? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज डिपेंड्स ऑन, निर्भर करता है ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, present in 1 kg of solvent, depends on number of moles of solute present in 1 kg of solvent। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो डेल TF है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यदि आपसे थोड़ा सा डिटेल में पूछा जाए तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस ग्राफ एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस वे। पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए अगला है बच्चों कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? देखिए बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमें ऑस्मोसिस को समझना होगा। व्हाट इज ऑस्मोसिस, है ना? क्या होता है ऑस्मोसिस? क्योंकि जब ऑस्मोसिस समझ में आएगा तब जाके आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आएगा। देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, समझिएगा। हमने एक बर्तन लिया, ये लिया, उस बर्तन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इधर भी पिस्टन लगा दिया, पिस्टन समझते हैं ना, जो ऊपर नीचे मूव करता है। इधर भी पिस्टन लगा दिया, 2 जगह पिस्टन लगा दिया। अंतर ये था कि ये वाला जो पिस्टन है ये नॉट मूवेबल, यानी ये मूव नहीं कर पाएगा। ये वाला जो पिस्टन है ये मूवेबल पिस्टन है ना, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है तिवारी सर। ये जो बीच में है बच्चों, इसे हम कहते हैं
परमेबल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं बच्चों? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसकी खास बात क्या होती है कि ये सॉल्वेंट को तो पास होने देती है, ये झिल्ली है, छन्नी है, इससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो पास हो जाता है लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन allow only solvent to pass through it, allow only solvent to pass through it। इससे केवल जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है बच्चों वो पास हो जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने लगा दिया प्योर सॉल्वेंट। क्या लगा दिया? भर दिया प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब पानी भर दिया, वाटर भर दिया। इस वाले में बच्चों हमने भर दिया सॉल्यूशन। क्या भर दिया? सॉल्यूशन, शक्कर का, नमक का, कुछ भी। प्योर सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो लेस होगा। तिवारी सर बात समझ में नहीं आई, हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं घोला है। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जितनी ज़्यादा चीज़ें किसी पानी में घुली रहेंगी उसका कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कुछ मिला ही नहीं है। सॉल्यूशन के अंदर शक्कर होगी या नमक होगी, यानी इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो हाई होगा, यानी ज़्यादा होगा। अब बच्चों जब हम ये पूरा सेटअप जमा लेंगे और छोड़ देंगे तो हम ये पाएंगे कि जो तुम्हारे सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, भाई देखो सॉल्वेंट तो दोनों जगह है। सॉल्वेंट मतलब पानी, पानी केवल पानी के अंदर भी है और शक्कर और पानी यहाँ भी पानी है। अंतर ये है कि यहाँ पर शक्कर और पानी दोनों आपस में मिले और यहाँ पर केवल पानी है। तो होगा क्या कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो अपने आप, यानी हम ये कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस फ्लो। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from the region of lower concentration, इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट to the region of higher concentration, यानी solution is called osmosis। बच्चों वो प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप स्पॉन्टेनियस फ्लो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। भाई यहाँ पे ये होना जरूरी है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो हम ये लिख सकते हैं थ्रू एसपीएम, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ये फिक्स है पिस्टन, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। क्यों? अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे जो मैंने एरो बनाया है ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो आप बोलोगे तिवारी सर ऑस्मोसिस हो रही है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई तिवारी सर व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो हम ये कहेंगे द प्रोसेस इन विच spontaneous flow of solvent molecule takes place from the region of low concentration यानी पानी to the region of higher concentration यानी solution में through semi permeable membrane is called as osmosis। क्लियर? चलिए इसको पॉज करिए, समझिए, और पॉज करने के बाद बच्चों इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों एक टॉपिक और है जो बड़ा मज़ेदार है कि भाई रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। सुना है आपने आरओ? भाई सभी लोग बोलते हैं भाई मेरे घर में भी आरओ लगा है, वो कहता है नहीं साहब मेरे घर में भी आरओ लगा है। तो बहुत से लोगों को आरओ तो मालूम है लेकिन ये नहीं मालूम कि आरओ का जो फुल फॉर्म है वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन डायग्राम यही रहेगा, आपको मदद करेगा। देखिए देयर इज नो नीड ऑफ प्रिपेयरिंग डायग्राम इफ ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस आस्क्ड टू यू। आवर मेन एम इज टू मेक यू क्लियर द कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, गिव एग्जाम्पल। भाई रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है और आप इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस,
गिव एग्जाम्पल, है ना, आप इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए। अब देखिए, समझिए बच्चों मेरी बात को। बच्चों हमने क्या किया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है वो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहा है। पानी, सॉल्वेंट मतलब पानी, पानी इसके अंदर भी है, लेकिन यहाँ केवल पानी पानी है, वाटर ही वाटर है। सॉल्यूशन में भी वाटर है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे शक्कर और पानी या नमक और पानी दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये वाला पिस्टन आपका मूव नहीं कर रहा, ये वाला पिस्टन आपका मूव कर रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए हम एक काम करें, इस पिस्टन को भी मोबाइल बना दें, ये भी ऊपर नीचे हो सकता हो, ये भी ऊपर नीचे हो सकता हो। अब हम क्या करें कि यहां से प्रेशर लगाएं, यहां से हम इस पे प्रेशर लगाएं। बच्चों ये प्रोसेस पढ़ने के पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा दूं तो ये और क्लियर हो जाएगा, है ना। उसको रुक जाइए, अभी रिवर्स ऑस्मोसिस रुक जाइए। अभी लिखिए व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज, क्योंकि इसके बाद हम रिवर्स बताएंगे आपको। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, समझिएगा। ये जो पिस्टन है बच्चों नॉट मूवेबल, मान लीजिए मूव नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा पिस्टन। अब आप ये मुझे बताइए कि व्हेन ऑस्मोसिस विल टेक्स प्लेस, जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी तो हमारा ये वाला पिस्टन तो मूवेबल है ना। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, जा रहे। तो क्या होगा, ये जो मूवेबल पिस्टन है ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये मूवेबल पिस्टन तिवारी सर ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना भाई, क्योंकि जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से इसमें आएंगे तो इसको प्रेशर डालेंगे तो ये पिस्टन ऊपर उठने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस हो रही है। हमारा मकसद क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पर उतना प्रेशर लगाएंगे, किस तरफ, प्योर सॉल्वेंट की तरफ प्रेशर लगाएंगे कि सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर लगाएंगे कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है वो रुक जाए, अब वो ना हो। यानी हम इसको यहाँ से दबाएंगे, भाई ये तो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है पिस्टन, लेकिन हम यहाँ से इसको दबाएंगे, उतना दबाएंगे कि ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है ये रुक जाए। किस किस सरफेस से प्रेशर लगाएंगे, प्योर सॉल्वेंट की यानी पानी की या सॉल्यूशन की, तिवारी सर सॉल्यूशन की सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि वाटर तो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना। तो द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय द मूवेबल पिस्टन ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, वो प्रेशर जो मूवेबल पिस्टन के द्वारा सॉल्यूशन की सरफेस पे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है बच्चों, टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए। उसे हम बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। काय से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, पाई से। तो हम ये कह सकते हैं द प्रेशर अप्लाइड बाय द मूवेबल पिस्टन, कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन क्यों, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, क्योंकि हम दबाएंगे तो फिर ये ऑस्मोसिस नहीं होगी। टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ बच्चों कि द प्रेशर, है ना, द प्रेशर अप्लाइड बाय मूवेबल पिस्टन, अप्लाइड बाय मूवेबल पिस्टन, अप्लाइड बाय मूवेबल पिस्टन, कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन क्यों, सॉल्यूशन है SOLN सॉल्यूशन, क्यों, टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। हम उसको कौन सा प्रेशर बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय द मूवेबल पिस्टन ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। नोट कर लीजिए। अब बच्चों कभी कभी हमसे ये पूछा जाता है, चलिए अब आपको थोड़ा सा मैं रिवर्स ऑस्मोसिस समझा दूं यहीं के यहीं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को, क्लियर हो गया तिवारी सर।
ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक है बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, कि हम रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, है ना। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, कि हम रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। आरओ, है ना, आरओ का पानी हम भी पीते हैं, आप भी पीते हैं। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, गिव एग्जांपल। भाई नाम ही क्लियर हो रहा है। भाई मान लीजिए कि किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता हो, क्या नाम है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या था, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे। किसके थ्रू जा रहे थे, एसपीएम के थ्रू जा रहे थे। इसको रिवर्स कर दो, यानी अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आए और वही एसपीएम से आए तो वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है, देखिए सुनिए बच्चों, बताइए ये कौन सी प्रोसेस हो रही है। तिवारी सर ये प्रोसेस ऑस्मोसिस हो रही है। बिल्कुल सही भाई, मैं भी तैयार हूं मानने के लिए आपकी बात को कि ये प्रोसेस ऑस्मोसिस हो रही है। अच्छा, अगर मान लो ये हमारा पहले फिक्स पिस्टन था, अब हमने इसको मोबाइल कर दिया, ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है। चलिए बच्चों, हमने इसके पहले जो आपको प्रेशर बताया था वो बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर, जो केवल ऑस्मोसिस को रोकता था। बस हमने उतना ही प्रेशर लगाना है जो कि ऑस्मोसिस को रोक दे। लेकिन अगर हम एक काम करें, हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दें, यानी प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर मोर देन ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा, तो फिर उल्टा होने लगेगा। अगर हम प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दें तो फिर ये वाली जो कंडीशन है बच्चों, ये अपोजिट होने लगेगी। अपोजिट क्या होगी कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे वो अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। भाई सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, शक्कर भी है, पानी भी है। शक्कर उधर ही रह जाएगी, शक्कर इधर नहीं आएगी, शक्कर वहीं रह जाएगी। लेकिन जो पानी है वो एसपीएम से होकर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। कब, जबकि हमारा जो प्रेशर होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो बच्चों क्या होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये जो प्रोसेस हो रही है आपकी वो आरओ हो रही है। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर is applied by movable piston, कहाँ पे, on the surface of solution, on the surface of solution। तो क्या होता है तिवारी सर, then solvent molecule moves from region of higher concentration to the region of lower concentration, moves from region of higher concentration to the region of lower concentration, is called reverse osmosis। ये देखो रिवर्स ऑस्मोसिस हो रही है। एग्जाम्पल, रिवर्स ऑस्मोसिस में इतना पावर होता है बच्चों कि वो नमक वाले पानी से नमक को रोक के पानी को अलग कर सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। इतनी ताकत होती है कि यदि आप समुद्र के पानी से नमक को अलग करना चाहो तो भी आप अलग कर सकते हो। हमने यहाँ ओशन वाटर को भर लिया, सी वाटर को भर लिया, नमक समुद्र के पानी को भर लिया, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन है, और एसपीएम से पास करेंगे तो उसकी सॉल्ट वगैरह यहीं रह जाएंगे और पानी यहाँ निकल जाएगा। तो ये कहलाएगी रिवर्स ऑस्मोसिस। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। पॉज करिए, नोट करिए, बहुत मजा। देखिए आप समझ के पढ़ेंगे ना तो आई थिंक देयर विल बी नो नीड ऑफ रोट लर्निंग। समझने रटने की कहीं कोई गुंजाइश बचेगी ही नहीं आपके पास। अगला टॉपिक है बच्चों कि ये जो ऑस्मोटिक, देखिए हमने देखा रिलेटिव लोअरिंग ऑस्मोटिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, एलिवेशन कहलाती है, डिप्रेशन कहलाती है।
क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा वाई ऑस्मोटिक प्रेशर, वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है बच्चों, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों होती है ना, ये हमें प्रूफ करना है। मान लीजिए किसी ने पूछा तो हमारा भाई बच्चा लिखने को तो यही लिखेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है उसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कह सकते हैं, लिख भी सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों हम इसको, देखिए आंसर देखिए। एक इक्वेशन है बच्चों जिसे हम वॉन्टॉफ इक्वेशन कहते हैं, फ्रॉम वॉन्टॉफ्स इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। इस इक्वेशन का नाम ही यही है और ये बनाई गई है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। फ्रॉम वॉन्टॉफ इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लिखते हैं बच्चों पाई वी इज इक्वल टू एन बी इंटू आर टी। आपको याद होगा, आप लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है बच्चों, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी मतलब प्रेशर, हमने पी की जगह बच्चों पाई लगा दिया। पाई क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे जो पाई है हमारा वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने लिखा है बी जो है सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। हम बच्चों इसको ये भी लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू एन अपॉन एन बी अपॉन वी इंटू आर टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। एन बी अपॉन वी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और हमें मालूम है बच्चों कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ये बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। इट इज इक्वल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी एन बी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हम ये भी लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर टी। भाई ये जो तुम्हारा एन बी अपॉन वी है ना, एन बी अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अगर इस आर टी को हम कांस्टेंट मान लें तो हम लिख सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ये हो गया इक्वेशन 2 और इसको मान लो इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से क्या समझ में आ रहा है बताइए, क्या समझ में आ रहा है कि तिवारी सर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना। ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन, इक्वेशन 2 से पता चल रहा है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज number of moles of solute, number of moles of solute present in per unit volume। तो डिपेंड तो नंबर ऑफ मोल्स पे ही कर रहा है ना, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं देयरफॉर इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने प्रूफ कर लिया कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करिए, नोट करिए। बच्चों आपको याद हो हमने सबके माध्यम से हमने एक एक फार्मूला बनाया, रिलेटिव लोअरिंग से भी हमने फार्मूला बनाया, मोलर मास निकालने का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी बनाया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से भी बनाया। चलो इससे भी बना लेते हैं। तो अगला है आपका डेराइव क्वेश्चन है बच्चों, डेराइव इक्वेशन टू डिटरमाइन दी molar mass of solute, molar mass of solute with the help of osmotic pressure यानी पाई, कि हम पाई की मदद से किस तरह से सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आंसर देखिए बच्चों, हमने आपको पढ़ाया है, हमने आपको बताया है फ्रॉम द इक्वेशन
या फ्रॉम दी वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, बिल्कुल बताया था सर आपने। क्या बताया था मैंने? पाई वी इज इक्वल टू एन बी इंटू आर टी, यही बताया था इक्वेशन 1। सिंस एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W मतलब मास, B मतलब सॉल्यूट, ये लिखा है। M मतलब मोलर मास, B मतलब सॉल्यूट, ये लिखा है। NB की वैल्यू को पुटअप कर दो तो पाई बी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू RT। हमें निकालना है मोलर मास, MB ऊपर ले जाओ। तो अगर बच्चों हमें MB चाहिए ना, MB ऊपर ले गए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा? WB इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई WB इंटू R इंटू टी, R इंटू WB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? WB MB, है ना, MB ऊपर ले गए, तो जब MB ऊपर ले गए तो क्या होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। यदि हम इस MB को बच्चों ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा WB इंटू RT डिवाइडेड बाई पाई इंटू V। तो बच्चों इस इक्वेशन से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर और V जो है वो वॉल्यूम है। तो ये फार्मूला बच्चों हमारा लगेगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। चलिए ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास, है ना। हम एबनॉर्मल मोलर मास किसे कहते हैं? ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास किसे कहते हैं? देखिए मोलर मास क्या होता है बच्चों? जब हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं सारे एटम्स का एटॉमिक मास निकाल लेते हैं और उसको प्लस कर देते हैं तो उसे हम मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज, ये दो क्वेश्चन है मेरा, क्या होता है? नंबर ए मोलर मास क्या होता है और नंबर बी एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं? व्हाट इज मोलर मास एंड व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, मोलर मास बच्चों हम सब निकालते हैं। जैसे मैंने तुमसे बोला भाई वाटर का मोलर मास निकालो, तो आप एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकाल लोगे 1 और 2 है तो 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 तो 16 और 2 18 यूनिफाइड मास। इस तरह से जो हम निकालते हैं ये कहलाता है हमारा मोलर मास, है ना। ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है बच्चों मोलर मास, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गए और 16 ऑक्सीजन हो गई तो 16 2 18। अब दिक्कत ये है कि तिवारी सर ये एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि द मोलर मास डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। भाई जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल टूट के 2 में टूटते हैं या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल 2 जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस दौरान जब हम इनका मोलर मास निकालते हैं तो हम उसे एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। क्या है? द मोलर मास डिटरमाइंड, एबनॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन लिख रहा हूं बच्चों, द मोलर मास डिटरमाइंड, द मोलर मास डिटरमाइंड, है ना, लिख लीजिए इसको बच्चों। द मोलर मास डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो जो 4 प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कब भाई? when solute molecules undergo association or dissociation, when solute molecules undergo association, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा वांटा फैक्टर में, undergo association or dissociation is called abnormal molar mass.
is called abnormal molar mass. Abnormal molar mass. भाई मान लीजिए आपसे पेपर में आ गया शॉर्ट नोट लिखने को 1 नंबर में, व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, द मोलर मास डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अगर किसी मोलर मास को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालें, वही 4, रेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन कब निकालें, तब व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, देन इट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास. तो बच्चों ये आ गया व्हाट इज मोलर मास एंड व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास. क्लियर. अगला टॉपिक है बच्चों, दैट विल बी द मोस्टली लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेगमेंट, व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर. कि बच्चों ये जो वांट ऑफ फैक्टर होता है ये क्या होता है. तिवारी सर व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों. व्हाट इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं पेपर में इसमें. व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, कि बच्चों हम वांट ऑफ फैक्टर किसे कहते हैं, है ना. राइट डाउन इट्स कंडीशंस, राइट डाउन इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, राइट डाउन इट्स कंडीशंस, और इसकी कंडीशन लिखिए. बच्चों वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं. कहाँ से डिनोट करते हैं, आई. कहीं भी अगर आई लिखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आई, इसका मतलब वो वांट ऑफ फैक्टर है. आई इज इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या मॉलिक्यूलर बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास. एक तो ये डेफिनेशन है ना. पहली डेफिनेशन ये है वांट ऑफ फैक्टर की. कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर, तो आप कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन नॉर्मल मोलर मास जो नॉर्मल है टू दी ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो हमें दिखता है, उसे हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं. भाई जरूरी नहीं कि जो चीज़ नॉर्मल हो आपको दिखाई दे, कभी कभी नॉर्मल चीज़ थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी दिखाई देती है. तो द रेशियो बिटवीन नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज कॉल्ड एज वांट ऑफ फैक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय आई. ज़्यादातर बच्चों जो यूज़ होता है, जो हम अभी यूज़ करेंगे, वो ये वाली डेफिनेशन यूज़ होती है. आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. ये ज़्यादा यूज़ होती है, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वांट ऑफ फैक्टर की. नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड आफ्टर द रिएक्शन के बाद में, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड बिफोर द रिएक्शन. नंबर ऑफ, इसको नोट कर लेना अच्छे से, पार्टिकल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड बिफोर द रिएक्शन. ज़्यादातर बच्चे ये वाली नीचे वाली लिखते हैं. तो कोई अगर आपसे पूछे भाई कि क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर, तो आप कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व मोलर मास, या आप बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन आफ्टर द केमिकल रिएक्शन एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, क्या है, पार्टिकल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड बिफोर द रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में. चलिए अब बच्चों इसकी कितनी कंडीशन है बताइए, राइट डाउन कंडीशन. चलिए मैं पहली कंडीशन लिखता हूँ. पहली कंडीशन फर्स्ट है ना. कोई आपसे पूछे भाई कि तिवारी सर वांट ऑफ फैक्टर की कितनी कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है. एक ना एक पेपर में रीजनिंग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, असेसर रीजन आते ही आता है. पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों, कि व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, टूटते हैं. चलो भाई एग्जांपल भी ले लें. पोटेशियम क्लोराइड है, पानी में डालेंगे तो K पॉजिटिव बनाएगी, Cl नेगेटिव बनाएगा, 2 आयन बनाएगा, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन. अब आप मुझे बताओ बच्चों, एक इसने बनाया पोटेशियम आयन और दूसरा कौन सा आयन बनाया बच्चों, बताओ. दूसरा जो आयन बनाया वो आयन बनाएंगे बच्चों क्लोराइड आयन. इज इट क्लियर. पोटेशियम आयन और दूसरा आयन कौन सा बनाएंगे बच्चों, बताओ, क्लोराइड आयन. अब बच्चों अगर हम यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे, आई की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ. आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड आफ्टर द रिएक्शन.
बताइए रिएक्शन के बाद कितने पार्टिकल है, बताइए हमारे पास रिएक्शन के बाद कितने पार्टिकल हैं? रिएक्शन के बाद हमारे पास 2 पार्टिकल है, एक K+ और दूसरा Cl नेगेटिव, यानी ऊपर तो हमारा हो गया 2, देखो लिखा ना, ये वाली यूज करना, सेकंड वाली, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड आफ्टर द रिएक्शन, तो ये 2 हो गए। बिफोर द रिएक्शन कितना है, 1 है, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया 2, तो I इज इक्वल टू 2 मतलब ये हो गया कि वांटा फैक्टर की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे वांटा फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी मोर देन 1। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई कि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर टूटता है, डिसोसिएट होता है, तो वहाँ पर उसके लिए जो वांटा फैक्टर की वैल्यू है वो I से ज़्यादा होगी। नोट कर लीजिए, वांटा फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो I से क्या होगी, बोलो, ज़्यादा होगी, है ना। नोट कर लीजिए, देखिए लिखा भी हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड आफ्टर द रिएक्शन, ये 2 हैं, और बिफोर द रिएक्शन 1 है, तो I इज इक्वल टू 2/1, तो I इज इक्वल टू 2, तो 2 है तो मतलब मोर देन 1। तो अगर कोई सब्सटेंस डिसोसिएट होता है तो उसके लिए जो वांटा फैक्टर की वैल्यू होगी वो 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। चलिए पॉज करके नोट कर लिया मेरे हिसाब से आप लोगों ने। अब बच्चों हम इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं, वी सी इट्स सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों, जब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएट होते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है कि व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन में जुड़ जाते हैं। कैसे, देखो, है ना, कैसे जुड़ते हैं। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाते हैं बच्चों, बताओ, बोलो, सॉल्यूशन के अंदर जुड़ जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। कौन सी कंडीशन है बच्चों, ये पहली की दूसरी, ये कंडीशन बच्चों हमारी सेकंड कंडीशन होगी। ठीक है, कैसे, 2CH3COOH, ये बच्चों एसिटिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है, बोलो, एसिटिक एसिड है। मालूम है सबको फार्मूला एसिटिक एसिड का क्या होता है, बोलो, CH3COOH। इस एसिटिक एसिड को हम बेंजीन में डालते हैं, बेंजीन सॉल्वेंट है, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, CH3COOH होल ट्वाइस। देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ पर एसिटिक एसिड के 2 मोल हैं, 2 मोल है, क्योंकि 2 लिखा है पहले, होल ट्वाइस का मतलब यहाँ पर एसिटिक एसिड का 1 मोल है। तो अगर हम वांटा फैक्टर की वैल्यू निकालें बच्चों, I की वैल्यू निकालें, I नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, कितने, 1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, 2। तो ये क्या हो गया, I की वैल्यू 1/2 है, मतलब 1 से कम है, तो I इज लेस देन 1। तो बच्चों जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जब एसोसिएट होते हैं या जब जुड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वांटा फैक्टर की जो वैल्यू है वो 1 से कम हो जाती है। ठीक है, तो आफ्टर द रिएक्शन मतलब 2 है, बिफोर द रिएक्शन 1, आफ्टर द रिएक्शन 1 है, बिफोर द रिएक्शन 2 है, तो 1/2 यानी लेस देन 1। यानी अगर सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट होंगे तो वहाँ पर जो वांटा फैक्टर की वैल्यू है वो 1 से कम होगी। इसको पॉज कर लीजिए बच्चों और इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर लास्ट कंडीशन देख रहे हैं बच्चों कि भाई अगर ऐसा हो कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो एसोसिएट भी नहीं हो, यानी मिले भी नहीं, और डिसोसिएट भी नहीं हो, टूटे भी नहीं, इसका मतलब तीसरी जो कंडीशन है वो ये कहती है कि व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स नीदर एसोसिएट न तो जुड़े, नॉर डिसोसिएट न टूटे, नॉर डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर ये जो मॉलिक्यूल है न तो जुड़े न तो टूटे, तब क्या होगा। तिवारी सर इसका एग्जांपल यूरिया, NH2CO NH2, ये यूरिया है ना, यूरिया का फार्मूला होता है बच्चों NH2CONH2। अगर मान लीजिए हम इसको पानी में डालते हैं तो ये न तो टूटता है न तो जुड़ता है, यही का यही रहता है, NH2CONH2, कोई चेंज नहीं आया पानी में इसके अंदर। इसका मतलब जो वांटा फैक्टर की वैल्यू है I, बाद में भी 1 है, पहले भी 1 है, इसका मतलब I इज इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चों इट्स वेरी क्लियर फॉर अस दैट
कि यदि पानी के अंदर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल या किसी भी सॉल्यूट में टूटते हैं तो वहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल्स जुड़ते हैं, वहाँ वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है। और अगर किसी मीडियम में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल न तो जुड़ते हैं न तो टूटते हैं, तो वहाँ पर जो आई की वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेगमेंट वी हैव स्टडीड व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हाउ मेनी टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। स्पेशली हमने एक चीज़ देखा कि व्हाट आर द मेन फार्मूलेज थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। और सबसे अच्छी चीज़ हमने ये पढ़ी कि भाई वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है और वांट ऑफ फैक्टर की कौन कौन सी 3 कंडीशंस होती हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इतना पढ़िएगा। और हमारा जो इस यूनिट का जो लास्ट सेगमेंट है बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल एज वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल इन दैट सेगमेंट। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय।